अब बात एक ऐसी साजिश की जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। खुलासा हुआ है कि भारत में रोहिंग्या मुसलमान लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। यह दावा यूएन की एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसके मुताबिक सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 15,000 रोहिंग्या भारत में घुस चुके हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का आतंकी कनेक्शन कई बार उजागर हो चुका है। हिंदुस्तान में रह रहे रोहिंग्या देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। घुसपैठ करके भारतीय जमीन पर बस चुके रोहिंग्या आतंकियों के मोहरे के तौर पर बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अब यूएन की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने तमाम सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से ही अब तक 15,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। ये रिपोर्ट 15 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2021 तक की बताई जा रही है। म्यांमार भारत के साथ करीब 1600 किलोमीटर की बिना किसी या बाड़े वाली सीमा साझा करता है, जहां पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा म्यांमार से जुड़ती है। उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा भी म्यांमार के साथ मिलती है। यूएन चीफ का मानना है कि भारत के अंदर तकरीबन 15,000 म्यांमार से शरणार्थी आए हैं और खासकर ये फरवरी में जो तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में, उसके बाद भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर के जबरदस्त आक्रोश है। ये शरणार्थी अब धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य टकराव के चलते थाईलैंड, चीन और भारत पर असर पड़ा है। सीमावर्ती इलाकों में जातीय संघर्ष शुरू हो चुका है, जो चिंता बढ़ाने वाली बात है। यूएनएचसीआर में रजिस्टर्ड भारत में रहने वाले रोहिंग्या की कुल संख्या 14,000 है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 40,000 रोहिंग्या हैं, जो जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सबसे चिंता की बात तो ये है कि इनके पास आधार कार्ड भी हैं और इनके टेरर लिंक भी सामने आते रहे हैं। सितंबर 2017 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तब सरकार ने आशंका जताई थी कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों से जुड़े हैं, जो जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात इलाके में ज्यादा सक्रिय हैं। ऐसे में एक साल में 15,000 रोहिंग्या का भारत में घुसना चिंता की बात है। भारत म्यांमार के साथ करीब 1600 किलोमीटर लंबी बिना तार या बाड़े वाली सीमा साझा करता है, जहां पर सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है और पूरी सीमा पर नजर रख पाना भी संभव नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रोहिंग्या बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के जरिए जोखिम भरी यात्रा लगातार जारी रखे हुए हैं, ताकि भारत में घुसपैठ की जा सके, और ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात पंजाब के कांग्रेस कलह की। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की बगावत, नाराजगी, और इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री रुख करते हैं दिल्ली का। कांग्रेस के आलाकमान से मिलने की कोशिश करते हैं, वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन पहले वक्त मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का। यही तो कांग्रेस की विडंबना है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मिल जाता है, लेकिन आला कमान के दरवाजे नहीं खुलते। चन्नी चंडीगढ़ से बड़े अरमान लेकर निकले थे कि आला कमान को जाकर खुशी खुशी बताएंगे कि गुरु को मना लिया, पंजाब का पंगा सुलझा लिया। लेकिन चन्नी को चवन्नी भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके साथ दिल्ली दरबार में खेल हो जाएगा। अब चन्नी आला कमान से मिलने के लिए इंतजार में जुटे हैं और विरोधी मजे लेने में। देखिए, आज आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहा। आईएनसी का मतलब हो गया है इंडियन नेशनल सर्कस। ये एक सर्कस बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की सरकार को, पंजाब के प्रशासन को एक सर्कस का खेल, एक मजाक बना दिया। चन्नी दिल्ली में जाकर चाहे पंजाब में सब ठीक ठाक होने का हवाला दे, लेकिन एक तरफ सिद्धू और दूसरी तरफ अमरिंदर ने हंगामा मचाया हुआ है, जिस पर हरीश रावत को बार बार मीडिया के सामने आकर स्थिति संभालने का आश्वासन देना पड़ जाता है। इस बार रावत आए तो अमरिंदर को सुधर जाने की नसीहत दे डाली।
कैप्टन साहब को एक दोस्त के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि उसकी हिफाजत करें। भाजपा से कुछ भी मजबूरी हो, बहुत सारे लोग मजबूरियों में हैं मगर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आज जिस तरीके का सेटअप है वो लोकतंत्र के लिए खतरे में है। दरअसल हरीश रावत कैप्टन से इसलिए भी नाराज है कि कैप्टन ने अमित शाह से मुलाकात की थी, फिर अजीत डोभाल से भी मिले। अटकलें लगने लगी, कहीं कैप्टन बीजेपी में शामिल ना हो जाए। लेकिन अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में कुछ बताया नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे, लेकिन जाते जाते नवजोत सिंह सिद्धू की राह में कांटे बो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अगले 15 दिन के अंदर अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना लेंगे। इतना ही नहीं, करीब 1 दर्जन कांग्रेसी नेता भी उनके संपर्क में हैं। इस बीच सिद्धू और चन्नी के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसमें सिद्धू की नाराजगी दूर कर ली गई। दरअसल सिद्धू ने डीजीपी इकबालप्रीत सहोता को हटाने की मांग की थी। साथ ही सिद्धू एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को भी हटाना चाहते थे। सीएम चरणजीत चन्नी से सिद्धू की मीटिंग के बाद 10 नाम यूपीएससी को भेज दिए गए हैं और वहां से 3 नाम फाइनल होंगे। हालांकि सिद्धू के काम के तरीके से अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि वे इन मुद्दों पर सहमत हुए हैं या नहीं। यानी मामला सुलझने के आसार कम और उलझने के ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि चन्नी को अभी तक आला कमान ने मिलने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई। कहीं ऐसा न हो कि पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा हो, जिसका अंदाजा लगाने में सिद्धू और चन्नी कमतर साबित हो रहे हो। क्योंकि अब कांग्रेस आला कमान के लिए सिद्धू और चन्नी से बड़ी चुनौती कैप्टन अमरिंदर बन चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं कांग्रेस के एक और नेता की, बात दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह को अक्सर आपने सुना होगा जब वो संघ को अपने निशाने पर ले रहे हों, भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले बोल रहे हों। लेकिन अब दिग्विजय सिंह एक अलग वजह से चर्चा में है। चर्चा की वजह अमित शाह की तारीफ। जी हां, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तारीफ की है गृह मंत्री अमित शाह की। क्या है पूरा मामला और इसके बाद क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, बताते हैं आपको। जो दिग्विजय सिंह बीजेपी और संघ के सबसे कट्टर विरोधी माने जाते हैं, जो अक्सर अपने तीखे बयानों से बीजेपी और संघ की सोच पर सवाल दागते रहते हैं, वही दिग्विजय सिंह एक वाकया याद कर गृह मंत्री अमित शाह के मुरीद हो गए और तारीफ करते नजर आए। जिन दिनों हम गुजरात से निकल रहे थे, गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे थे 2017 के। महाराष्ट्र से गुजरात में हमने जब प्रवेश किया, शाम हो गई थी। फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला फला हूं और मुझे, आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों के भोजन की व्यवस्था की। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है। जिस घटना का दिग्विजय सिंह ने जिक्र किया वो 4 साल पुरानी है, जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकाली थी। इसी दौरान उनकी यात्रा गुजरात पहुंची थी। वहां दिग्विजय सिंह के काफिले को जो सरकारी मदद मिली थी, उसके पीछे अमित शाह का निर्देश था। ये बात खुद दिग्विजय सिंह कबूल कर रहे हैं। इसके लिए दिग्विजय सिंह ने बाकायदा अमित शाह को धन्यवाद भी कहा। लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया। यही एक राजनीतिक समन्वय, सामंजस्य और मित्रता का एक प्रमाण है, जिसे हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, संघ से जुड़े लोगों ने भी दिग्विजय सिंह की काफी मदद की थी, जबकि दिग्विजय सिंह आरएसएस को अक्सर निशाने पर लेते रहे हैं। तो एक हमारे पास संदेश आता था कि साहब कोई आरएसएस के व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, बुलाइए। मैंने कहा भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपका सबसे बड़ा आलोचक हूं। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमको निर्देश हुए हैं कि आपसे जाकर हम लोग चर्चा करें और चर्चा करने के बाद हम लोग आपसे मिलने आए। और वो माझी समाज के धर्मशाला में हॉल में जहां ठहराया गया, एक तरफ डॉक्टर हेडगेवार का चित्र लगा हुआ, दूसरी तरफ गुरु गोलवलकर का चित्र लगा हुआ और हमको उसी कमरे में ठहराया गया। भोपाल में दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा पर लिखी गई किताब का विमोचन हुआ। इसी दौरान दिग्विजय सिंह का अमित शाह की तारीफ करना हर किसी को चौंकाता रहा। टीम न्यूज नेशन। हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाले चंद गद्दारों की साजिश का काला चिट्ठा अब खुल रहा है।
जी हाँ, बात धर्मांतरण के काले कारोबार की, धर्मांतरण की आड़ में भारत के खिलाफ चल रही साजिश की। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिस जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट को चलाता है, इस ट्रस्ट को काफी पैसा विदेशों से मिलता रहा है और इसी पैसे के जरिए मौलाना धर्मांतरण की साजिशें रचता रहा। लेकिन उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद मौलाना का खेल भी सामने आ गया है। धर्मांतरण गैंग के मौलाना का मनी ट्रेल, विदेशी फंडिंग से जमा की अरबों की संपत्ति, धर्मांतरण के काले खेल का साम्राज्य खड़ा किया। जिस मौलाना कलीम सिद्दीकी पर 5 लाख लोगों के धर्मांतरण का आरोप है, जो मौलाना धर्मांतरण गैंग का आका है, जिसकी साजिश का काला चिट्ठा धर्मांतरण के खेल का मोहरा रहा, उमर गौतम यूपी एटीएस के सामने खोल चुका है। उस मौलाना पर अब ईडी का शिकंजा कस रहा है। ईडी को जांच में मौलाना कलीम की फंडिंग के बारे में पता चला है। मौलाना के खातों में 20 करोड़ के संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिलने के बाद मौलाना कलीम पर नजर रखी गई और उसकी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने महज 2 दशक में अकूत संपत्ति जमा कर ली। 2 दशक में मौलाना कलीम की खेती की जमीन 5 गुना बढ़ गई है। इस वक्त मौलाना के पास 250 बीघा जमीन है, जबकि साल 2000 तक मौलाना के पास महज 55 बीघा जमीन थी। ये जमीन मौलाना को अपने पिता से मिली थी, लेकिन 20 साल पहले अपने सामान्य जिंदगी बिताने वाला मौलाना अचानक करोड़ों में खेलने लगा। इस समय मौलाना के पास मुजफ्फरनगर के फूलत गांव में 12 से ज्यादा मकान हैं, जबकि खतौली में 1 मकान और दिल्ली के शाहीन बाग में कई संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। मौलाना कलीम सिद्दीकी जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के नाम से एक संस्था चलाता है और ये ट्रस्ट कई मदरसों को फंड करता है। इसके लिए ट्रस्ट को काफी ज्यादा पैसे विदेशों से मिलते हैं। जांच से पता चला है कि मौलाना के ट्रस्ट को फॉरेन फंडिंग से 3 करोड़ रुपए मिले, इसमें से 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि उमर गौतम और उनके साथियों ने जिन लोगों को आईडीसी संस्था के जरिए धर्मांतरण कराया था, उसके लिए इस्लामिक दावा सेंटर को कतर, ओमान जैसे देशों से फंडिंग आ रही थी। उमर गौतम के खाते में किसी फॉरेन सोर्स से 1.5 करोड़ रुपए आए थे और इन पैसों को मुंबई के अजमल फाउंडेशन और ऐसी कई संस्थाओं को ट्रांसफर करते थे। इन मामले में बाद में ईडी ने जांच शुरू की तो नाम आया मौलाना कलीम सिद्दीकी का। उमर गौतम ने पूछताछ में बताया कि मौलाना कलीम 5 लाख से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है और इसी के बाद मौलाना ईडी की रार पर आ गया है। धर्मांतरण के लिए होने वाले फंडिंग की आड़ में मौलाना कलीम सिद्दीकी क्या अपना विकास कर रहे थे? बीते 2 दशकों में उनकी बेतहाशा बढ़ती संपत्ति इसी तरफ इशारा कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में विदेशी फंडिंग के स्रोत और मौलाना कलीम सिद्दीकी के सहयोगी बेनकाब हो जाएंगे और साथ ही इस बात का भी खुलासा होगा कि क्या इस सब के पीछे कोई और बड़ी साजिश तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सेहत के मोर्चे पर हालात सुधार दिए गए हैं, ये दावा लगभग हर राज्य सरकार करती है, हर मुख्यमंत्री, हर स्वास्थ्य मंत्री करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। इलाके में लगातार बुखार के केसेस सामने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे बुखार का शिकार हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में हालात भयावह हैं। एक बेड पर कई बच्चे, आईसीयू का नजारा लोकल ट्रेन जैसा, आईसीयू में तीमारदारों की भीड़, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती तस्वीर। आईसीयू के इस बेड पर देखिए 3 से 4 बच्चे भर्ती हैं तो उनके साथ 6 से 8 लोग मौजूद हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि यहाँ इलाज हो रहा है या फिर आईसीयू ही बीमार पड़ गया है, क्योंकि गंभीर बीमार बच्चों को ही आईसीयू में एडमिट किया जाता है। लेकिन आईसीयू का नजारा देखकर डर लग रहा है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल से। ग्वालियर और आसपास के इलाके में सीजनल बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल के 36 बेड पर 85 बच्चे भर्ती हैं और पिछले 48 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई और देखिए उसके परिजन हैं जो कि भिंड से आए। कहाँ से आए थे आप? भिंड।
क्या नाम है बच्चे के पिता का? गोविंद गोविंद तो कब भर्ती कराया था? सवेरे 2 घंटे हो गए। इलाज नहीं हो पाया ठीक से? हाँ, नहीं हुआ। कितने दिन का बच्चा है? 3.5 महीना। 3.5 महीने का बच्चा है। ये देखिए परिजन है उसके जो कि बच्चे को बचा नहीं पाए। यहाँ अस्पताल प्रबंधन और अब बच्चे की डेथ हो गई, उसको घर ले जा रहे हैं। वाकई में एक बहुत दुखद घटना है। बताया जा रहा है कि उसको निमोनिया हुआ था और उसके बाद इस बच्चे की डेथ हो गई। ग्वालियर में डेंगू वायरल के बाद अब दिमागी बुखार से पीड़ित भी बच्चे मिल रहे हैं और बेकाबू होते हालात के बाद अस्पताल प्रशासन इंतजाम करने का दावा कर रहा है, लेकिन आईसीयू के भीतर की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं कि हम मरीजों को पूरा इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो दे रहे हैं। पलंगों की जो संख्या की कमी थी उसमें मैंने पीडियाट्रिक वार्ड खाली करा के मतलब उसको सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट करके और वहाँ पर 20 पलंग दे दिए हैं। ओपीडी में क्या संख्या है अभी लगभग? आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बार ओपीडी में 3000 के ऊपर ओपीडी पर डे जा रही है। लेकिन आईसीयू के भीतर की ये तस्वीरें कुछ और ही हाल बयां कर रही हैं। सवाल ये है कि पिछले 1 महीने से बुखार और डेंगू अपना कहर बरपा रहा है और बच्चे बड़ी संख्या में शिकार हो रहे हैं, लेकिन इतने वक्त में अगर तैयारी की होती तो मुमकिन है कि हालात इतने विकराल नहीं होते। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने तय किया है वो मुद्दा है बॉर्डर से बाजार तक चीन की चालबाजी का सच क्या है। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।